जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज देश की राजनीति में कई परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली आज की तारीख में है, जो गोदी मीडिया फैलाने का प्रयास कर रहा है और जो एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा और आईटी सेल बीजेपी द्वारा कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई और ये कंफ्यूजन की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए ये उड़ाया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं और शरद पवार ने भी उनका समर्थन किया, लालू यादव ने भी इनडायरेक्टली उनका समर्थन किया और छोटे दलों ने, वाईएसआर कांग्रेस वालों ने भी कहा कि अगर ममता बनर्जी नेतृत्व संभालती हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसको कंफ्यूजन की तरह पेश किया जा रहा है। देखिए, जबकि वास्तविकता यह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर उसे सत्ता में बने रहना है तो उसे इंडिया गठबंधन के बीच के कंट्रडिक्शन जो हो या ना हो, उसे बढ़ा चढ़ा के बताना है और बढ़ा चढ़ा के बताना है, जनता के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करना है ताकि जो एनडीए है उसको फायदा हो और मोदी जी को फायदा हो। जहां तक मुझे लगता है, देखिए, पहली बात तो यह है कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी क्लियर हुई और विधानसभा चुनाव में भी क्लियर हुई कि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर अपना प्रभुत्व पूरी तरह से कायम कर लिया है। अब वामपंथी दल भी किसी भी स्थिति में उभरने की स्थिति में नहीं है और कांग्रेस भी एक प्रकार से वहां पे उभरने की स्थिति में नहीं है। तो डायरेक्ट फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है, और तृणमूल कांग्रेस उसमें भारतीय जनता पार्टी में बहुत हावी है। तो इसलिए ममता बनर्जी की इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में ममता बनर्जी ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ये कितना भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, कितनी भी मिसगिविंग्स क्रिएट की जाए, और जो ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में समन्वयन के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा थे, अधीर रंजन चौधरी इस बार, जो हमेशा बड़ी अच्छी तरह से चुनाव जीता करते थे, इस बार बुरी तरह से चुनाव हारे। तो अधीर रंजन चौधरी भी, हालांकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन आज के तारीख में वो बिल्कुल अलग थलग हो गए, उनकी राजनीति बिल्कुल करीब करीब खत्म हो गई। तो ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो किया है वो हमारे आपके सामने है। दूसरी बात, जो एक लॉजिकल बात होती है कि ममता बनर्जी आज के तारीख में, जबकि उनकी ताकत है केवल भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में, तो ये बात कोई सपने में भी कैसे सोच सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से वो गठबंधन करेंगी और इंडिया गठबंधन का नुकसान पहुंचाएंगी। क्योंकि उनका जो सर्वाइवल है, वहां पे जो उनका वोट बैंक है, वो पूरी तरह से वोट बैंक ऐसा है जो जब तक ममता बनर्जी के साथ तब तक है जब तक कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही। अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के बजाय अगर किसी प्रकार के भी समन्वयन की बात जनता के सामने आती है, तो ये वोट बैंक जो ममता बनर्जी के पास चला गया है वो वापस वामपंथ के पास और कांग्रेस के पास आ सकता है, जिसकी कीमत ममता बनर्जी को भारी पड़ेगी। जो अच्छी कुशल राजनीतिज्ञ है उनको ये बात पता है। अच्छा, तीसरी बात जो है कि ममता बनर्जी ने अगर ये कहा है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल आप जानते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है आज के तारीख में वो ओपन है। उसमें अभी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्लेम में नहीं करते कि इंडिया गठबंधन के वो कन्वीनर, और ना इस प्रकार का कोई उनका प्रयास है। पहले नीतीश कुमार ये चाहते थे कि जब इंडिया गठबंधन को इकट्ठा करने में नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा योगदान दिया, तो वो चाहते थे कि वो उसके कन्वीनर बन जाए, इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बन जाए। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के अंदर की जो राजनीति है उसमें दो बड़े धड़े हैं जो बीजेपी के अलावा हैं। एक जनता दल यूनाइटेड है और एक आरजेडी है, जो बड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी है। तो जनता दल यूनाइटेड के पास क्योंकि अपना 15-17% वोट बैंक है, तो जब वो आरजेडी के साथ आती है तो आरजेडी का पक्ष जीत जाता है, और जब भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाती है तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो लालू प्रसाद यादव के हित में यह बिल्कुल नहीं था कि वो अगर
नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लेने देते तो आरजेडी की जो भूमिका है बिहार के अंदर वो क्षीण हो जाती। तो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से समझौता करके या उनसे समन्वयन करके या अपने बिहाफ में केवल ये बात बिल्कुल इंश्योर की कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर न बनाया जाए, जिससे कि आरजेडी का जो प्रभामंडल है वो कमजोर पड़ जाए। तो उनकी बातों समझ में आती थी। लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर आज के तारीख में ममता बनर्जी ने अपना एक छत्र राज्य कायम कर लिया है और वामपंथ और कांग्रेस वहां पे धूमिल हो गई। तो इसलिए अगर वेस्ट बंगाल के अंदर पार्लियामेंट सीट्स में जो इस बार बढ़ोतरी की है टीएमसी ने और बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, जिसका एक बहुत बड़ा योगदान आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाई है, जिसका श्रेय हम देते हैं महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को, उसका एक श्रेय वेस्ट बंगाल को भी जाता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरा दम लगाया हुआ था ममता बनर्जी को हराने में, अगर उनकी सीटें 5-7 बढ़ गई होती पिछली बार से, माने 24 जब थी उनकी, और अगर वो 25 या 28 या 30 हो गई होती तो उनको शायद उतनी परेशानी का मौका ना मिलता। तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के अलावा वेस्ट बंगाल ने भी भारतीय जनता पार्टी को रास्ते में रोकने में एक क्योंकि वहां पे कोई विकल्प नहीं है आज के तारीख में वेस्ट बंगाल के अंदर, और क्योंकि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को खुली टक्कर दे रही हैं, और क्योंकि कन्वीनर का पद खाली है, इसलिए अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बन जाए और कांग्रेस अपने क्षेत्र हैं जहां वो मजबूत है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, वहां पे वो मेहनत करे। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव मेहनत करें, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव मेहनत करें, और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर जो थोड़ी बहुत जमीन अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बची है उसको लें। क्योंकि ममता बनर्जी के कन्वीनर बनने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि उससे वाईएसआर कांग्रेस, उससे शरद पवार और वो सारे कांग्रेसी जो कि इस आधार पे कांग्रेस छोड़ के गए हैं कि उन्हें यहां की लीडरशिप से परेशानी है, लेकिन पहले वो सब के सब कांग्रेसी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज हैं उनके अंदर भी हैं। और क्योंकि उड़ीसा हो गया, फिर इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, जो आसपास के क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां पे भी ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी का जो एक छत्र राज्य है उसको कमजोर करने का प्रयास कर सकती हैं। तो जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, ये अगर मेहनत करते हैं, कांग्रेस अपने क्षेत्र में मेहनत करती है, तो ममता बनर्जी के कन्वीनर बनने से कोई कंट्रडिक्शन नहीं है कि इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ जाए। उनसे अरविंद केजरीवाल को भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है। उनसे स्टालिन को भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्टालिन को ममता बनर्जी के आने से यह फायदा होता है कि उनको अपने क्षेत्र में अपना पैर किसी दूसरे से कॉम्पीट करने की आवश्यकता नहीं है, और करीब पूरे हिंदुस्तान की एक कहानी है। तो ये जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जो कहा, और शरद यादव ने और शरद पवार ने और तेजस्वी यादव, लालू यादव ने जिस प्रकार से उसका कटाक्ष किया उस पे, और ममता बनर्जी का समर्थन किया, और अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रकार का इंडिकेशन दिया, मेरे ख्याल से राहुल गांधी की सहमति से हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो पहले भी मैंने एक टीवी डिबेट में कहा था, जब शीला दीक्षित के बेटे ने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब ममता बनर्जी के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया, तो उस दिन हमको भी अखरा, क्योंकि देखिए सब कांग्रेस के नेताओं को अधीर रंजन चौधरी बनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाई लेवल पे डिसाइड होती हैं, स्ट्रेटेजी हाई लेवल पे डिसाइड होती है, और जरूरी नहीं कि कांग्रेस के छोटे नेताओं को उस चीज का ज्ञान हो। इसलिए जब राहुल गांधी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कृपा करके ममता बनर्जी के संदर्भ में कोई नया स्टेटमेंट न दें, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा होता है, और जो चीज हो रही है वो एक रणनीति के तहत हो रही है। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की इंडिया गठबंधन में टूट हो रही है, एक बात फैलाई जा रही है। एक मुद्दा तो आज का है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शंस होने वाले हैं, और दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है
कि अभी तक पिछले चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पछाड़ा है। और यह भी बात बिल्कुल सही है कि पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समन्वयन और गठबंधन के बावजूद पार्लियामेंट की 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव जो 2 महीने बाद होने वाले हैं, इसमें क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि कुछ क्वार्टर से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि गठबंधन के लिए कांग्रेस के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से मिले हैं। दूसरा, ये भी खबरें मिली हैं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस बिल्कुल अलग अलग चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुके हैं। तो अब हम लोगों के बीच में ये डिस्कशन करने की आवश्यकता है, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन इस गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो अब बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जो एडिशनल चुनाव अधिकारी, एडिशनल चीफ चुनाव अधिकारी महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा साहब इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता ईवीएम के अंदर। लेकिन जो खबरें हो रही हैं कि जो चुनाव के पहले जो वोटिंग में से लोगों के नाम निकाले जाते हैं, नाम ऐड किए जाते हैं, 3 महीने के अंदर नाम निकालने की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया करनी चाहिए चुनाव आयोग के लोगों को, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी और उनके पन्ना प्रमुख अपने लेटर हेड पे दस्तखत करके चुनाव आयोग को देते हैं कि इन लोगों के नाम निकाल दिए जाएं क्योंकि ये अपने स्थान पे नहीं रह रहे हैं, और जबकि उसमें नियम यह है कि अगर वो अपने स्थान पे नहीं रह रहे हैं तो वहां का जो बीएलओ है और जो जिसने वो लेटर रिकमेंड किया है कि इनका नाम हटा दिया जाए, वो दोनों जाके इस चीज को कंफर्म करेंगे। तो इस प्रकार से अगर जो अरविंद केजरीवाल ने शाहदरा में कहा है और बहुत सारे मीडिया ने भी इसको बताया है कि जब वो कंसर्न लोगों से मिले कि जिन लोगों ने 4 महीने पहले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर वोट दिया है, अचानक उनके नाम कट गए, जबकि जिन मकानों में वो रहते हुए दिखाए गए हैं वो उनका खानदानी मकान है और उस मकान को छोड़ने के जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो ये जो प्रक्रिया है, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े या अलग अलग चुनाव लड़े, ये रणनीति के तहत क्या बेहतर है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल को भी पता है, या आम आदमी पार्टी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए जो कुछ संभव था सब कर लिया, हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए जो कुछ संभव था वो कर लिया, जिस स्तर की बात कर सकते थे, जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर पछाड़ने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली की सत्ता गई तो अरविंद केजरीवाल का वही रास्ता होगा जहां वो रह के आए हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, बाकी लोग जो संजय, ये सारे रह के आए हैं, फिर वो उसी रास्ते पे जाएंगे, चाहे अर्जी केस में जाए या फर्जी केस में जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक रास्ता जरूर आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा फायदा पहुंचा दिया है, जब उन्होंने कहा कि आतिशी इज ए बेटर चीफ मिनिस्टर, इज ए गुड चीफ मिनिस्टर। अब कम से कम क्योंकि अरविंद केजरीवाल पीछे चले गए हैं और आतिशी सामने आ गई हैं एक चीफ मिनिस्टर बनके, इसलिए आतिशी का लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशंसा करना एक नया नैरेटिव क्रिएट कर सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है वो दब सकती है। अब प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में समन्वय करे ना करे। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपस में लड़ते हैं लेकिन उनके वर्कर्स एक दूसरे पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसा कहा जाता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में हुआ कि जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था वहां कांग्रेस वर्कर्स ने उसका विरोध किया, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट था आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया, तो अगर इस प्रकार के गठबंधन से तो ज्यादा नुकसान होगा फायदा होने के। यह भी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो करीब करीब एक ही वोट बैंक है। वो गरीब तबके का वोट बैंक है, वो दलित तबके का वोट बैंक है, वो अल्पसंख्यक तबके का वोट बैंक है, क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो सवर्ण वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और जो दलित और ओबीसी कैटेगरी का जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर आपस में डिवीजन होता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार यह है, इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन इनके कैंडिडेट का सिलेक्शन स्ट्रेटेजिक हो। स्ट्रेटेजिक का मतलब ये
कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और उसके वोट बैंक के वोट को काटने के लिए एक कैंडिडेट खड़ा हो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में से, ऐसा ना हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट एक दूसरे का वोट बैंक काटे। इसी क्रम में जो मुझे लगता है राहुल गांधी ने एक नया कदम और उठाया है, जिसको मैं समझता हूं कि इंडिकेटर है इस दिशा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चल रही है। एक किराने की दुकान में राहुल गांधी अचानक कल पहुंच गए और वहां पे जिस दुकान में वो बैठे, वो किराने की दुकान है, पूरा परिवार करीब 45 लोगों का एक संयुक्त परिवार है जो केवल एक दुकान है उस पर वो निर्भर करता है। उन्होंने जीएसटी की परेशानियां बताई, उन्होंने बताया किस प्रकार से लोगों को खरीदारी में परेशानी हो रही है, किस प्रकार से उन्होंने बताया कैसे उनका बिजनेस प्रॉस्पर करता था, लेकिन नई नई कंपनियों ने, और ये भी उन्होंने बताया कि जीएसटी की कैलकुलेशन में उनका आधा दिन निकल जाता है और पेपर प्रिपरेशन में उनका आधा दिन निकल जाता है और किस प्रकार की परेशानियां उन्होंने झेली जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने उस वोट बैंक को, उस समाज को एड्रेस करने की कोशिश की है जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से चुनाव होना चाहिए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन न बनाए, वो बेहतर है, जिससे अपने अपने वर्कर्स को वो आगे बढ़ाए। लेकिन जो कैंडिडेट का सिलेक्शन ऐसा हो कि अगर जहां पे कांग्रेस के जीतने की संभावना हो, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के वोट काटे, और जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के जीतने की संभावना हो, कांग्रेस ऐसा कैंडिडेट खड़ा करे जो भारतीय जनता पार्टी के वोट काटे। माने जो थर्ड पार्टी है, जो विनिंग पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में से, वो अपने इंडिया गठबंधन के साथी का वोट काटने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का वोट काटे। अगर ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से ये चलते हैं तो गठबंधन न हो ज्यादा बेहतर है, इसके बजाय कि गठबंधन हो और एक दूसरे के, क्योंकि वर्कर्स तो वर्कर्स हैं, वो तो अपनी पार्टी से उनकी लॉयल्टी होती है, तो इतना ज्यादा त्याग उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है दिल्ली जैसी जगह पर। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक इमेज है, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने 3 व्हीलर्स वालों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस की बात करके सारी चीजें की हैं। और ये एक ऐसा वर्ग है जो मूव करता रहता है, जो ये ओपिनियन मेकर है, जो लोगों के मन को पढ़ सकता है, उसको बदल सकता है। तो वो प्रयास अच्छा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक फाइट विल बी बेटर देन द रिजिड पॉलिसी सॉर्ट ऑफ, कि बिल्कुल फिक्स पॉलिसी से आप गठबंधन करें या ना करें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक जो आपका नीति है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को बैठ के डिसाइड कर लेनी चाहिए, जिससे जो आपका मेन टारगेट है वो टारगेट मीट हो। और आपस के किसी चक्कर में अगर दिल्ली विधानसभा भी बीजेपी के पास चली गई तो बहुत बड़ा मैदान अपोजिशन इंडिया गठबंधन छोड़ देगा। तो इसलिए इस प्रकार के समन्वय की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।